हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं रणवीर सिंह स्वागत करता हूं मैं फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार रंबा क्लासेज में। तो दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं, जैसा कि मौलिक अधिकार तक हम लोग कवर कर चुके थे। आज हम लोग देखेंगे निदेशक तत्वों को, है ना। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को हम लोग देखेंगे और ये जो है भाग आप लोग बताते चलिएगा साथ साथ में, ठीक है। भाग 3 में, सॉरी 4 में, है ना। भाग 3 में क्या था? मौलिक अधिकार था। भाग 4 में हम देखते हैं निदेशक तत्वों को, डीपीएसपी जिसे हम कहते हैं, मतलब राज्य को निर्देश दिया जाता है। और अनुच्छेद कितने से कितने तक? 36 से लेकर के 51 तक। तो इसके अंतर्गत जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाले हैं, उन सब पर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है ना। जो क्वेश्चन आमतौर पे पूछ लिए जाते हैं, तो इसको ध्यान से समझिए, एंड तक देखिए, काफ़ी मज़ा आएगा, है ना। और नीति निदेशक तत्व लिया कहाँ से गया था? आयरलैंड से लिया गया था। 1936 में हाल फिलहाल में उसका संविधान लागू किया गया था। उसके बाद हम बनाना शुरू करते हैं 1946 से। तो हम लोग वहाँ से निदेशक तत्वों को लिए हैं, ठीक है ना। अलग अलग चीज़ें हम लोग अलग अलग देशों से लिए हैं। इसका अर्थ क्या है? अर्थ एक शब्द में अगर मैं कहूँ तो निदेशक तत्व जो है राज्य को, यानी सरकारों को दिया गया निर्देश होता है लोगों के संरक्षण, सुरक्षा और अधिकार इत्यादि के लिए, मतलब मौका देने के लिए, है ना। बहुत सारे और जो प्रावधान होते हैं, तो हम इसको कह सकते हैं नीति निदेशक तत्व लोक कल्याणकारी, राज्य के निर्माण और सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना हेतु केंद्र व राज्य सरकारों को मार्गदर्शन देता है। यही होता है निदेशक तत्व, ठीक है ना, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, समझ रहे ना। अच्छा, इन्हें भारतीय लोकतंत्र की निरंतर यात्रा का लक्षित गंतव्य भी कहते हैं। मतलब हमें, हमारा लक्ष्य यही है, ठीक है ना। लक्ष्य यही है, निदेशक तत्व ही है सरकारों का जो प्राप्त करना है, ठीक है। तो एक प्रश्न तो यहीं से तैयार हो जाता है, निदेशक तत्व है क्या? वैसे इसको 3 वर्गों में डिवाइड किया गया है, ठीक है ना। जिसमें पहला आर्थिक और समाजवादी सिद्धांत हो जाता है, फिर गांधीवाद सिद्धांत हो जाता है या गांधी सिद्धांत हो जाता है, उसके बाद उदारवादी सिद्धांत। 3 भागों में डिवाइड किया गया है, ठीक है ना। तो उन सबको आज हम लोग काफ़ी ठीक ठाक डिटेल्स में चर्चा करेंगे। जो क्वेश्चन बनते हैं, है ना, जो संभावित प्रश्न बनने वाले हैं, उन सब पे हम लोग बात करेंगे। तो बस ध्यानपूर्वक आपको देखना है, समझना है, बाकी मेरी जिम्मेदारी होगी, मैं आपको याद कराऊं, ठीक है। सबसे पहला अनुच्छेद 38। यहाँ से प्रश्न कई बार बनता है, अलग अलग तरीके से बनेगा। तो सबसे पहले ये जो क्या करता है, राज्य को निर्देश देगा लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत क्या करना चाहिए, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को सुनिश्चित करने का काम करेगा राज्य। तो ये निर्देश दिया गया है ना। 44वें संविधान संशोधन 38(2) में, है ना, जोड़ दिया गया, जिसमें हम बात करते हैं कि लोगों को क्या मिलना चाहिए, विशेष रूप से आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास कौन करेगी? राज्य, ठीक है। ये जोड़ दिया गया 44वें संविधान संशोधन द्वारा। 1978 में हुआ था 44वां संविधान संशोधन, है ना। और फिर 42वां संविधान संशोधन, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशंस कहते हैं, है ना, तो वो 1976 में हुआ था। उसकी भी बात करेंगे क्योंकि इसमें 48A को भी इसमें जोड़ा गया है। तो ये सब चीज़ें इसमें ऐड की गई हैं अनुच्छेद 38 में। ये ध्यान रखेंगे, अनुच्छेद 39 से क्या क्या प्रश्न बन जाएगा कि सभी लोगों को, स्त्री हो या पुरुष हो, सबको समान जीविका के साधन देने की जिम्मेदारी होनी चाहिए सरकारों की, ठीक है। यहाँ से प्रश्न एक उठा लेता है। और बाकी कह रहा है कि सब में समान रूप से क्या है, सामूहिक हित हो, उसके लिए जो स्वामित्व है या नियंत्रण है उसको समान रूप से कहीं ना कहीं इक्वलिटी की जो है कोशिश सरकार की होनी चाहिए, ठीक है। और आगे कह रहा है कि जैसे आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहित का संकेंद्रण न हो, कि मतलब किसी व्यक्ति, यही बात है ना, हमारे भारत में 10% लोगों के पास 90% धनराशि है कुल पैसे का, बाकी 90% लोगों के पास 10 रुपये ही है ना, उतने में ही जीवन जी रहे हैं। दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन, यहाँ से प्रश्न कई बार बनता है, ठीक ना है। समान काम के लिए समान वेतन, सबको समान, स्त्री हो या पुरुष, सबको समान काम या काम करने का समान मौका मिलना चाहिए, ठीक है ना। जो बच्चे होते हैं उन्हें, जो सुकुमार अवस्था में है, उन्हें एक अच्छा माहौल मिलना चाहिए। यह अनुच्छेद 39 में वर्णन किया गया है, ठीक है ना। अच्छे माहौल की उनका अधिकार भी है, हम कह सकते हैं। हालांकि
इसको निदेशक तत्वों में इसलिए रखा गया है कि इस चीज़ को राज्य प्रोवाइड कराएगी लोगों के लिए। ठीक है। अनुच्छेद 41 से देखिए सबको जो है समान, देखिए यहाँ पे पूरा पढ़ेंगे, राज्य अपने आर्थिक सामर्थ्य जितनी उसकी क्षमता है सरकारों की, है ना, उसके अनुसार विकास की सीमाओं के भीतर जिसकी उतनी क्षमता है, शिक्षा पाने, बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी, निःशक्तता की दशाओं में लोक सहायता के अधिकार पाने को या उसको अधिकार का संरक्षित करेगी। मतलब जैसे हम पेंशन इत्यादि देखते हैं, ये सब अनुच्छेद 41 के अंतर्गत ही देखते हैं। ठीक है। और चूंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, आर्थिक और समाजवादी वाद पढ़ रहे हैं, समाजवाद, है ना, उसके अंतर्गत हम सिद्धांतों को पढ़ रहे हैं, डीपीएसपी। फिर हम गांधीवाद में पढ़ेंगे, चूंकि आप देख रहे हैं अच्छा 39 के बाद अब 40 गायब हो गए। भाई 40 तो पंचायत है, तो पंचायत आता है किसमें, गांधीवाद में, है ना। गांधी जी बड़े हिमायती थे पंचायतों के, तो इस तरीके से प्रश्न बनता है। उसके बाद अनुच्छेद 42 काफी महत्वपूर्ण है क्वेश्चन, ध्यान रखेंगे इसको। कह रहा है महिलाओं के लिए प्रसूति के लिए, है ना, मनुचित दशा, न्याय संगत दशाओं के अनुरूप, फिर उसके बाद सुनिश्चित करना, उसके बाद जो है साथ साथ में महिलाओं को जो प्रसूति सहायता है उसका भी प्रावधान करेगी राज्य। ठीक है। जिसे हम जच्चा बच्चा मैटरनिटी जो मॉर्टल रेट है, मतलब हम क्या कहते हैं, मातृ मृत्यु दर, उसको कम करने का प्रयास सरकारों का होना चाहिए। ठीक है ना। तो प्रसूति सहायता का भी उपबंध किया जाता है। अनुच्छेद 42। अब इसके अंतर्गत अनुच्छेद 43A को देखते हैं, आर्थिक और समाजवाद में। उसमें कहा जा रहा है कि सबको समान रूप से कहीं ना कहीं ऐसा, देखिए राज्य क्या करेगा, किसी उद्योग में लगे हुए उपक्रमों, संस्थाओं या अन्य संगठनों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त विधान द्वारा या किसी अन्य, कोई भी अन्य रीति हो सकती है, नियम कानून हो सकता है, उससे विशेष कदम उठाएगी कि लोग इसमें अपना इन्वॉल्व रहें, आर्थिक सुधार हो सके। कुल मिला के बात यह है। तो ये था, ठीक है ना। थोड़ा सा हम अंदर तक भी गए हैं, है ना। अब ये प्रश्न हर बार डीपीएसपी से सबसे ज़्यादा प्रश्न यही पूछता है, निदेशक तत्वों से सबसे ज़्यादा बार प्रश्न ये पूछा गया है। फिर इसके बाद हम 48A को देखते हैं। ठीक है। तो इसका मतलब नहीं बस 3 ही याद कर लो हो गया, है ना, कम से कम 10-12 हैं, उसको अच्छे से याद कर लीजिए। फिर गांधीवाद, हम गांधीवाद सिद्धांत को देखते हैं निदेशक तत्वों के अंतर्गत। तो सबसे पहला हमारा आ जाता है अनुच्छेद 40, जिसे हम पंचायतों की बात करते हैं। तो पंचायतों की बात हम अनुसूचियों में कर लेते हैं। अनुसूची 11, फिर नगर पालिका 12, ठीक है ना, उसमें 29 विषय दिए गए हैं। तो इसकी भी बात, और निदेशक तत्वों में भी हम बात करते हैं कि राज्य क्या करेगी, पंचायतों को गठन करने का या माहौल देने का उसका अपना काम होना चाहिए। देखिए कह रहा ग्राम पंचायत का संगठन करने के लिए कदम उठाएगी कौन, सरकारें, उनको ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन, है ना, सेल्फ गवर्नेंस की एक पावर दे कि अपने आप जो है आप बहुत सारे काम, जैसे 29 विषय दे दिए गए हैं पंचायतों को, तो मतलब इतने पर वो उनका अपना अधिकार होता है। जैसे 100 नियमों पर अधिकार होता है केंद्र सरकार का, सूचियों के अंतर्गत हम देखते हैं ना, ठीक ठाक कल चर्चा हुआ था इस पर। फिर हम राज्य सूची देखते हैं, भाई उनके पास 62 है ना, इस तरीके से आगे 52 हम देखते हैं। तो ये उसी हिसाब से इनके पास है 29 विषय, तो ये अपना कार्य कर सकें विकास कार्यों में। तो गांधी जी हमेशा से सत्ता का है या शक्तियों का विकेंद्रीकरण चाहते थे, उस चीज़ के बड़े हिमायती थे। इसीलिए उन्होंने कहा जो स्थानीय स्वशासन है उसकी स्थापना होनी चाहिए। ठीक है। फिर हम बाद में इसको अप्लाई करते हैं, अप्लाई करते करते राजीव गांधी के समय काल की बात आ जाती है, तो हम पंचायती राज व्यवस्थाओं को अप्लाई करते हैं। बलवंत राय मेहता की समिति आती है जिसमें हम 3 स्तर पे हम अपने पंचायतों को देखते हैं। मतलब ग्राम प्रधान वाला चुनाव होता है तो 3 लोगों को वोट डालते हैं ना आप, 3 लोगों को वोट डालते हैं, जिसमें हम देखते हैं जो क्या बनते हैं, जिला पंचायत बनते हैं, प्रधान और मेंबर जो सदस्य वगैरह लोग होते हैं, है ना, बीडीसी वगैरह। तो अनुच्छेद 40 के अंतर्गत, तो अनुसूची में हम 11वीं 12वीं बात कर लेते हैं, 11वीं। उसके बाद अगर हम अनुच्छेद की बात कर लेते हो, अनुच्छेद 243, ये पूरा ABCD पूरा पंचायतों से ही संबंधित है ना, पूरा इसका जो है स्पेशली अलग से वीडियो अवेलेबल है, आप देख सकते हैं, पूरा ट्रिक से याद कराया गया है। ओ तक पूछता भी है, बहुत डीप जाके पूछ रहा है पंचायतों के अंदर कब उसका संरचना होती है, संगठन कब हो गया, या आरक्षण की बात कब की गई है ना। तो आरक्षण D हो जाएगा, संरचना C, बनना, परिभाषा, ठीक है ना। तो इसकी चर्चा फिलहाल यहाँ नहीं करने वाले हैं। तो ये चीज़ें हैं।
तो अनुच्छेद 40 में राज्य को निदेशक तत्व के तहत कहा गया कि आप पंचायतों का गठन करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारे यहाँ पंचायतों का पंचायती राज व्यवस्था को अपनाने वाला राज्य जो रहा वो कौन था? राजस्थान। ठीक है ना, राजस्थान ने सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया था। सबसे बाद में अभी तो हाल फिलहाल में जम्मू कश्मीर है, वहाँ तक तो फॉलो ही नहीं करते थे, सब लागू नहीं करते थे, क्योंकि उनका अपना खुद का कानून था। 370 हटा, तब जाके अब स्थानीय स्वशासन वहाँ लागू हुआ है। ठीक है ना, और ठीक ठाक फंड आता भाई विकास के लिए। अब हर व्यक्ति ऊंचाई पे बैठा दूर व्यक्ति जो है वो नज़दीक जाके देख थोड़ी पाता है धरातल पे क्या है, उसके लिए ग्राम प्रधान ही होते हैं, है ना, मुखिया लोग। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मुझे उम्मीद है कि इतने भाषणों के बाद अब 40 याद हो गया होगा, है कि नहीं? 40, 243 है ना, 11-12 अनुसूचियों में। फिर अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 43 क्या कहता है भाई? गांव के अंदर जो है कुटीर उद्योग को व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। तो हमें क्या करना है? कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना है। इस चीज़ के भी गांधी जी बहुत हिमायती थे, इसीलिए तो गांधीवाद पूरा कह रहे हैं इसको हम। गांधी जी चाहते थे कि छोटे छोटे हथकरघे इस्तेमाल किए जाए, मतलब लोग हथकरघों का की तरफ जाए, कुटीर उद्योग करें। इसलिए अनुच्छेद 43 में कहा गया है कि कुटीर उद्योग के लिए सरकारें मदद करेंगी, सहकारी आधार पर व्यक्ति को या सहकारी आधार पर उन्हें बढ़ाने का प्रयास करेंगी। ठीक है, तो अनुच्छेद 43 ध्यान रखें कि बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। फिर अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 46 क्या कहता है? वे लोग दुर्बल वर्गों को लोग, स्पेशली SC और ST वर्ग के लोगों की शिक्षा अर्थ संबंधी हितों पर विशेषतः सावधानी से, मतलब गवर्नमेंट बहुत ध्यानपूर्वक इन्हें बढ़ाने, सामाजिक अन्याय इत्यादि से बचाने का प्रयास करेगी, है ना। तो अनुच्छेद 46 में बात किया गया है। अनुसूचियों में हम बात कर लेंगे तो वही बात हो जाती है। अनुसूची 5, अनुसूची 6, है ना। 5 में पूरे देश की बात होती है, 6 में 4 राज्यों की बात होती है। AM TM, है ना, कौन कौन हो जाता है? असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। ठीक है, तो संरक्षण प्रदान करेगी कौन? राज्य, अनुच्छेद 46 के तहत, है ना। जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उनके शिक्षा संबंधी या आर्थिक हितों का जो है कहीं ना कहीं ध्यान रखना होगा राज्यों को। तो ये गांधीवाद का मामला चल रहा है। अनुच्छेद 47, इसमें साफ साफ कहा गया है कि ये प्राथमिक पहला कर्तव्य है कि लोगों के पोषाहार स्तर, जीवन स्तर ऊंचा करने का प्रयास करेगी गवर्नमेंट, साथ साथ में लोक स्वास्थ्य सुधारने का भी प्रयास करेगी। और इसके बाद आबकारी विभाग का भी कहीं ना कहीं कंट्रोल करने का अधिकार अनुच्छेद 47 में ही रखा गया है। मतलब मादक पदार्थों पर प्रतिबंध लगाने, है ना, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हों, ऐसी औषधियों या जैसे ड्रग वगैरह इस तरीके की चीज़ें, है ना। जैसे अब देखेंगे आजकल कोरेक्स बड़ा कम हो गया है या बंद होने की कगार पर है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य पर, या हम कहें तो मादक पदार्थ के रूप में देख रहे थे लोग। तो इस तरीके से ये गवर्नमेंट को अधिकार दिया गया है, मतलब सॉरी हम कह सकते हैं एक इंस्ट्रक्शन से, अधिकार क्या, इंस्ट्रक्शंस कहेंगे, निर्देश दिया गया है कि आप मादक पदार्थों, पोषाहार स्तर, जो जीवन स्तर को ऊंचा कर सके, और लोक स्वास्थ्य के साथ साथ मादक पदार्थों को भी आप अपने नियंत्रण में रखेंगे, ये कहा गया है सरकारों को। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे, यहाँ से प्रश्न बनता है अनुच्छेद 47 के अंतर्गत। ठीक है, ये स्पेशली ध्यान रखेंगे, यहाँ से प्रश्न कई बार बनता है, 2-3 स्टार बना लीजिए यहाँ पे। ठीक है ना। प्रतिषेध का मतलब रोकना है, प्रयोग पे रोक लगाना, है ना। कुछ सरकारें भाई आबकारी विभाग में। अब देखिए 48, काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई। अनुच्छेद 48 सीधा सीधा क्या कहता है? कृषि और पशुपालन, कृषि और पशुपालन के लिए हाईटेक तरीके से, है ना, आधुनिक अत्याधुनिक संसाधनों से कृषि और पशुपालन को बढ़ावा दिया जा सके, उसके लिए सरकारें काम करें, संवर्धन करें, और साथ साथ में वो पशु जो दुधारू हैं, मुख्यतः गाय और उनके बछड़े, उनके वधों को रोकने का, यानी कि उनकी हत्या या वध को रोकने का काम सरकारों का है, ये कहा गया है। इसीलिए मैंने कहा था कि बाबा जी से आप कह नहीं सकते कि इधर उधर गाय घूम रही हैं। बाबा जी कहेंगे अनुच्छेद 48 पढ़े हो कि नहीं अभी तक, कहेंगे ये मेरे पास अधिकार है, ये मुझे निर्देश दिया गया है, मेरे संविधान ने मुझे कहा है कि आप जो है बूचड़ खाना बंद कराइए, गायों और बछड़ों की हत्या को रोकिए। ठीक है ना। अब देखो अब चूंकि धार्मिक चीज़ें भी कई बार होती हैं ना, अब अलग अलग चीज़ें हैं,
अब इसमें क्या ही तर्क किया जाए, है ना। गाय और बछड़ों को तथा अन्य भी कहा है ना। स्पेशली बोला है, इसका मतलब ये नहीं कि इनको नहीं कहा है ना। अन्य दुधारू पशुओं के सुधार तथा उनके वध के प्रतिषेध हेतु राज्य कुछ विशेष कार्य प्रारंभ करेगा, ठीक है ना। हाँ, अब सोच रहे हैं अच्छा बकरी का दूध है, आजकल तो भाई तराई पूरा बेल्ट है ना, पूरा तराई बेल्ट, यानी कि आप शुरू कर देंगे। अरे आप पंजाब से आइए बिहार तक, पश्चिम बंगाल तक, सभी लोग डेंगू, टाइफाइड और मलेरिया से परेशान हैं। तो बकरी के दूध जो है की बड़ी डिमांड बढ़ गई है ना। प्लेटलेट सबको बढ़वानी है। मुझे उम्मीद है याद हो गया होगा। क्या क्या करेंगे? कृषि और पशुपालन, उनको अत्याधुनिक तरीके से, अत्याधुनिक जो भी नए संसाधन हो उसके आधार पर उनका संवर्धन करने का प्रयास करेगी सरकारें, ठीक है। कई बार हम सब्सिडी देखते हैं, हमारे यूपी में कृषि के लिए जो वो मोटर ट्यूबवेल जो चल रहा है उसके लिए 50% सब्सिडी दी गई है ना। बिजली का बिल अगर 200 आ रहा है तो 100 रुपये ही जमा करना है। तो ये सब इसी के अंतर्गत हो रहा है ना, बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, संवर्धन करने का प्रयास। साथ साथ में दुधारू पशु जो भी हैं उन सब का भी, उनके वध को रोकने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें स्पेशली विशेषता गाय और बछड़ों का नाम लिखा हुआ है इसमें, ये थोड़ा ध्यान रखेंगे। 48 के बाद हम 48A को भी देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। क्योंकि हमारे संविधान निर्माता भूल गए थे, वो सिर्फ लोगों की बात कर रहे थे। पूरा संविधान आपके ऊपर ही डिपेंड है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि आपके लिए ही तो है, पूरा संविधान लोगों के लिए है। पूरा संविधान एक व्यक्ति के इर्द गिर्द ही घूमता है, या हम कहें तो जनमानस के इर्द गिर्द ही पूरा संविधान हमारा घूम रहा है। तो संविधान के केंद्र में कौन है? जनता है, लोग हैं, समझ रहे ना। लेकिन इन्वायरमेंट भूल गए, तो इन्वायरमेंट भूल गए तब इसको जोड़ दिया गया 1976 में, 42वां संविधान संशोधन किया गया, और 1976 में 48A जोड़ा गया, और फिर चर्चा की गई कि वन और वन जीवों का संरक्षण भी किया जाए। बहुत इंपॉर्टेंट है ना। 40 के बाद 48A, 48A के बाद फिर 48, ठीक है ना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बस हाँ सही, रहने दीजिए। अरे काहे फेंका फेंकी कर रहे हैं भाई। पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का प्रयास करने का साथ ही साथ वन्य एवं वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास सरकारें करेंगे। अनुच्छेद 48A है ना, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया, और इतना ज़्यादा संशोधन था, लगभग 50 से भी अधिक, 52 के आसपास। तो इसीलिए मिनी कॉन्स्टिट्यूशंस कहते हैं इसको, 42वें संविधान संशोधन को। समझ रहे ना, याद हो गया, याद हो जाना चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं है। अब हम आते हैं उदारवादी नीति, है ना। उदारवादी नीति में आते हैं तीन भागों में हम कह सकते हैं, सिद्धांतों पे बांटा गया है। तो अनुच्छेद 44 जो है, ये प्रश्न ज़्यादा बनेगा, प्रोबेबिलिटी बढ़ रही है, क्योंकि इसको जो है कहीं ना कहीं अब यूपी के अंदर भी लाने का प्रयास किया जा रहा है। कुछ ही दिन में आप देख पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास एकमात्र ऐसा पहले राज्य हुआ करता था जिसका नाम है गोवा। वर्तमान की जो सरकार है केंद्र में, या हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश वालों के यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट में भी, वो कहीं ना कहीं चाहती है कि अनुच्छेद 44 लागू हो, जिसे हम क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान सिविल संहिता की हर चीज़ सब समान है। चाहे वो अपना पर्सनल लॉ कोई नहीं चलेगा, ठीक है ना। चाहे विरासत वाली बात होता ना कि आपका उत्तराधिकार में क्या अधिकार है, ये सारी चीज़ें, और बाकी बहुत सारे मामलों में जिसमें समान रूप से सभी लोग, सबके लिए एक जैसा नियम कानून रहेगा, है ना। किसी का अपना पर्सनल कोई लॉ नहीं रहेगा। ये अनुच्छेद 44। तो एकमात्र जो गोवा पहले हुआ करता था राज्य, वहाँ होता था, लेकिन अभी हालिया फिलहाल में उत्तराखंड, है ना, उत्तराखंड में भी इसको लागू कर दिया गया है। ये ट्रायल के रूप में रखा गया है। मुझे ऐसा लगता है इसके बाद अब यूपी का नंबर आने वाला है। अभी आया नहीं है, ये नहीं कि ज़बरदस्ती आंसर में कर दो कि हाँ यहाँ भी लागू हुआ है। प्रश्न यहाँ से बन जाएगा, करंट अफेयर या स्टैटिक जीके जो भी आप कह सकते हैं। इसके बाद पूरे भारत में लागू होगा जरूर। क्यों? क्योंकि इसको देखिए साफ साफ क्या यहाँ लिखा हुआ, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कई बार फटकार लगाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कई बार सरकारों को फटकार लगाया कि भाई आप लोग अनुच्छेद 44 की तरफ ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं, डर लग रहा है,
वोट बैंक वाली बात है ना। देखिए, राज्य, भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा, है ना। तो प्रयास करने पर भी समस्याएं हो जाती हैं, ठीक है। तो अभी उत्तराखंड में तो लागू है, गोवा में पहले से चल रहा है। उसके बाद संविधान हमारा लागू हुआ तो ये बात कही गई थी, लेकिन जब गोवा फ्री हुआ, सबसे बाद में तो आज़ाद वही हुआ ना, तो वो अपना भैया ये इसको फॉलो कर रहा था। अब उत्तराखंड, अब देखिए आगे बढ़ता है। तो अनुच्छेद 44 याद रहेगा, समान सिविल संहिता या यूनिफॉर्म सिविल कोड किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, बस इतना ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 44 बहुत इंपॉर्टेंट है। सिविल मतलब जो लोग हैं, सभी लोगों के लिए समान कानून होना, है ना। सबको एक ही चश्मे से देखा जाएगा, मेरे वाले चश्मे से, ठीक है ना। है ना, ये नहीं कि किसी के लिए विशेष रियायत या छूट दी जा रही है, किसी को एकदम देखा ही नहीं जा रहा है, तो वो चीज़ें नहीं होंगी, है ना। कहा जा रहा है कि भाई देखो ये चीज़ें हमारे भारत के, हमारा संविधान ये कहता, तो आप कहेंगे नहीं नहीं देखिए साहब मेरा अपना संविधान है, मैं इस तरीके से चलूंगा, तो ये नहीं होने वाला है। अनुच्छेद 45 ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 45 हो या अनुच्छेद 21A हो या अनुच्छेद 51A हो, इन सब में इसकी चर्चा होती है, जिसे हम कहते हैं पढ़ाई लिखाई, बच्चों को पढ़ने का अधिकार। लेकिन यहाँ पे उम्र को ध्यान रखेंगे। राज्य जो है सभी बालकों के लिए 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखरेख और शिक्षा के लिए उपबंध करने का प्रयास करेगी। कौन? राज्य, मतलब सबको प्राइमरी कक्षा 5 तक जो है सबको पढ़ाने की जिम्मेदारी किसकी है। फिर अनुच्छेद 21A भी हम साथ में अगर देखें, हालांकि मौलिक अधिकार में है, तो हम कहते हैं ये कितने, यानी कि उच्च प्राथमिक तक 14 वर्ष तक के बच्चों को पढ़ने की बात है, 8 तक पढ़ने की बात है, यहाँ तक पढ़ाई करने का अधिकार दिया गया, है ना। अधिकार दिया गया जो मौलिक अधिकार में है, अनुच्छेद 21A। और साथ साथ में 45 तो हो ही गया। अनुच्छेद 51A में भी जोड़ दिया गया कि भाई साहब सिर्फ अधिकार ही मांगोगे, कुछ अपना भी तो कर्तव्य रखिए। तो लोगों को कहा गया कि अपने बच्चों को पढ़ाएं आप, ये मौलिक कर्तव्य है ना। तो मौलिक कर्तव्य में जो 11वां कर्तव्य जोड़ा गया वो यही है, शिक्षा के अधिकार की बात, बच्चों को आप पढ़ाएं अपने बच्चों को, ठीक है ना। तो पढ़ाई लिखाई से संबंधित 3 अनुच्छेद है, लेकिन इसमें प्राइमरी की बात होती है और इसमें समान 14 वर्ष तक के बच्चों को पढ़ाई लिखाई, उसके बाद फिर चीज़ें। तो ये उनका मौलिक अधिकार भी है, लोगों को कर्तव्य दिया गया और राज्य को भी निर्देश दिया गया। तो अनुच्छेद 45, 21A, 51A, इन तीनों जगहों पर चर्चा है बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए, ठीक है ना। आगे बढ़े। अनुच्छेद 50। अब जैसे कई बार होता है कि याद कैसे करें, ऐसे सामान्य रूप से याद करिए, है ना। अनुच्छेद 50 क्या है, कह रहा कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करना है। तो 50-50, तो यहाँ से ऐसे लाइन खींच दो, कह दो 50-50, है कि नहीं, हो गया, याद हो गया भाई, 50-50। हमें पता है कार्यपालिका की जब बात शुरू होती है तो कार्यपालिका शुरू कहाँ से हो जाएगी, अभी 51 के बाद 52 से कार्यपालिका की बात शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 52 में राष्ट्रपति की बात होगी, यही तो मुखिया है कार्यपालिका के, ठीक है। फिर 53 में हम कहेंगे कि अनुच्छेद 53 के तहत कि राष्ट्रपति जो है कार्यपालिका के प्रमुख हैं, सारी शक्तियां राष्ट्रपति के अंतर्गत निहित हैं। कार्यकारी प्रमुख होना अलग बात है, कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति हैं। कार्यकारी प्रमुख कौन होंगे? प्रधानमंत्री। हालांकि प्रधानमंत्री पोस्ट कोई है नहीं। अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद की गठन की बात की जाती है। तो एक्चुअली कार्यपालिका का इस्तेमाल तो यही कर रहे होते हैं, जिसके अंदर प्रधानमंत्री सारे मंत्री लोग होते हैं। अनुच्छेद 74 के अंदर मंत्रिमंडल की बात की जाती है, सहायता के लिए रहेंगे, है ना, राष्ट्रपति की सहायता के लिए। तो अब न्यायपालिका है, न्यायपालिका अलग बॉडी हो गई, मतलब न्यायपालिका अगर मिक्स हो जाए, अलग न रहे, स्वायत्त न रहे, स्वतंत्र न रहे, तो कार्यपालिका अपने हिसाब से इसको फिर मोड़ेगी ना। कई बार हम इतिहास में देखते हैं, थोड़ी बहुत कहीं कहीं हमें चीज़ें देखने को मिलती भी हैं, है ना। इंदिरा गांधी के टाइम ड्यूरेशन में कि सुप्रीम कोर्ट का कौन रहेगा मुख्य, क्या बोलते हैं, अरे मुख्य क्या बोलते हैं उसको, न्यायाधीश। बताओ, इतना नहीं जानते आप लोग, सोच रहे हैं अच्छा, अपने तो बता नहीं पा रहे थे कि न्यायाधीश ही कहना है
तो याद रहेगा अनुच्छेद 124, ठीक है। इसके तहत हम सुप्रीम कोर्ट की बात देखते हैं, है ना। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हम जानते हैं 1774 में ही हो गया था कलकत्ता में, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। तो चलिए वो सब अलग बात है। तो 50-50 अभी हमें ध्यान रखना है। तो मतलब क्या है 50-50 का मतलब कार्यपालिका अलग और न्यायपालिका अलग, 50-50। अब भूलेंगे नहीं आप, दम है तो बोल के दिखाइएगा, ठीक है ना। सारे देश की कार्यपालिका अलग अलग जगह पे। अब जैसे आप लोकसभा, राज्यसभा, ये अलग अलग चीज़ें हैं। लोकसभा में 5 साल चलती रहेंगी, जरूरी भी नहीं है बीच में भंग हो जाएगा, क्योंकि वो क्या है अस्थाई है, वो निम्न सदन है ना। राज्यसभा उच्च सदन है, वो स्थाई भी है, 6 साल रहेगा, है ना। 2/3 बदलते रहेंगे, वो अलग बात है। चलिए वो अलग बात क्या। हम 51 में आते हैं और ये अंतिम अनुच्छेद है हमारे नीति निषेध सिद्धांतों के अंदर 36 से 51 में। लेकिन अभी हम आगे भी पढ़ेंगे, कुछ 3 अनुच्छेद हम देखेंगे जो नीति निषेध सिद्धांत के अलग हैं, लेकिन वो काम निदेशक जैसे ही करते हैं। तो अभी पहले इसको तो देख लो। ये सिर्फ क्या करेगा, मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के अंतर्गत अनुच्छेद 51 नहीं है, शायद ना हो, क्योंकि वहां साफ साफ नहीं लिखा कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना है ना। तो गवर्नमेंट को निर्देश दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय रूप से शांति और सुरक्षा को आपको ध्यान में रखना है, बढ़ावा देना है कि शांति बनी रहे, और साथ साथ में आपको सुरक्षा भी ध्यान देना है। तो मुझे लगता है उसके यहाँ नहीं होगा, ये तो होगा ही होगा, ये भूल गए होंगे, है ना। शांति की पहल फिर करनी भी तो चाहिए, बेचारे भूखे मर रहे हैं लोग वहाँ के। तो अनुच्छेद 51 क्या है समझ गए। हमें अंतर्राष्ट्रीय रूप से लड़ाई वड़ाई जबरदस्ती नहीं करनी है, कोशिश करनी है कि हम शांति बनाए रखें, है ना। और साथ साथ में सुरक्षा भी राज्यों का या हमारा केंद्र जो है, हमारी सरकारें जो हैं, उनकी जिम्मेदारी है अनुच्छेद 51 के तहत। याद हो गया, इतने तो पढ़ना था यार, क्या दिक्कत है। नीति निषेध सिद्धांत हो गया, 3 और देख लीजिए, है कि नहीं, जो इनके अलावा है संविधान के अन्य भागों में दिए गए नीति निर्देशक सिद्धांत या तत्व 350A। अब थोड़ी सी बात हम आते हैं आगे और बात करते हैं। कह रहा है इसके अंतर्गत राज्य क्या करेगी, राज्य के अंदर स्थानीय प्राधिकार का यह कर्तव्य होगा कि भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग, जो भाषा छोटे छोटे कम भाषा बोलने वाले लोग हैं, भाषाई अल्पसंख्यक, है ना, जो भाषाएं लुप्त होती जा रही हैं, या हम देखते हैं आमतौर पे जो जनजातियां हैं वो अलग अलग विशेष अलग अलग भाषाएं बोलती हैं, लेकिन वो धीरे धीरे वो लोग लुप्त होते जा रहे हैं, विलुप्त होते जा रहे हैं। तो हम देखते हैं, चलो 5वीं 6वीं अनुसूची में हम उनका अधिकार देखते हैं, काम कर रही हैं सरकारें। तो भाषाएं भी तो उन्हें हमें बचा के रखना है, उनकी संस्कृति बचा के रखनी है। तो वो अनुच्छेद 350A के तहत भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर क्या है, अपनी भाषा में ही क्या करेंगे आप, शिक्षा की सुविधा प्रदान या प्रबंधन करने का काम सरकारों का है। अनुच्छेद 350A में रखा गया है ना, ठीक है। अब आगे थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। 351, वो सिर्फ 51 था, अभी 351 है, ठीक है। 351 हम जब भाषाओं को देखते हैं तो हम 343 देखते हैं, भाषा की चर्चा होती है। 8वीं अनुसूची देख लेते हैं, 22 भाषाओं की चर्चा होती है। ऐसे ही 351 है जो हिंदी के लिए स्पेशली कुछ न कुछ निर्देश देता है सरकारों को। तो क्या कहता है इसके अंतर्गत, क्या करेंगे, राज्य का कर्तव्य है कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए और उसका विकास करे, ताकि वह भारत की क्या करेगा, सार्वभौमिक संस्कृति के सभी तत्वों के अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। या हम ये शॉर्ट भाषा में कह सकते हैं कि सरकारों का यह कर्तव्य कि हिंदी भाषा को बढ़ावा दे। अनुच्छेद 351 में ये बात कही गई है। भाषा की बात 343 में होती कि राजभाषा है ना। भाग 17 में राजभाषाओं की चर्चा होती है और अनुसूची 8 में भाषाओं की चर्चा है। 351 में हिंदी को बढ़ावा देने का मतलब निर्देश दिया गया ना कि भाई आपका ये कर्तव्य है कि आपको ये बढ़ाना है, इसको बढ़ावा देना है, ठीक है ना। तो इसलिए इसको निदेशक तत्वों के रूप में ही हम देखते हैं, ठीक। अब हम 335 देख लेते हैं। 335 में क्या है, इसके अंतर्गत संघ और राज्य के अंतर्गत और जो भी सेवा या पदों के लिए नियुक्तियां करने की अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को दावों का प्रशासन की सक्षमता बनाए रखने की संगति के अनुसार ध्यान रखा जाए। हम ये जानते हैं कि अनुच्छेद 335, 350A, 351 संविधान के भाग 4 में तो नहीं है,
फिर भी न्यायालयों ने इन्हें क्या कहा है, ये निदेशक तत्व की श्रेणी में ही रखने का निर्देश दिया, मतलब रखा है। ठीक है ना। तो ये हमारा अभी तक एक क्या था, पूरा का पूरा था निदेशक तत्व। थोड़ा सा हम देखते हैं कि क्या क्या संशोधन, हालांकि मैं थोड़ी बहुत चर्चा किया हूँ ऊपर ही, फिर भी अलग से देख लेते हैं कि क्या क्या संशोधन किए गए हैं हमारे निदेशक तत्वों के लिए। तो सबसे पहले मिनी कॉन्स्टिट्यूशंस की बात कर लेंगे। 1976 में क्या क्या रखा गया है, तो उसमें अनुच्छेद 39A जोड़ा गया। अब उसमें क्या प्रावधान है कि कानूनी व्यवस्था इस प्रकार काम करे कि न्याय समान अवसर सिद्धांत के आधार पर सुलभ हो सके, सबको न्याय समानता से मिल सके, और राज्य विशिष्ट आर्थिक या किसी अन्य नियोग्यता के मामले में निःशुल्क कानूनी सहायता भी प्रदान करेगी। अनुच्छेद 39A है ना, ये संशोधन करके रखा गया 1976 में। ये एक संशोधन। दूसरा 39F, ठीक है ना, तो बच्चों के स्वतंत्र एवं गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं प्रदान करने की जिम्मेदारी भी ये रखा गया राज्यों के लिए, है ना। तो अनुच्छेद 39F है ना, ये उनकी जिम्मेवारी है, ठीक है, कर्तव्य है या निर्देश है। फिर उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी भी सुनिश्चित की जाए, ये अनुच्छेद 43 हम लोग पढ़ के आ रहे थे। अनुच्छेद 43A में सबको जो है, जो काम करने वाले लोग हैं उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जाए कि हाँ किस तरीके से चीज़ें रहेंगी, ये जोड़ा गया। ये सब 42वें संविधान संशोधन द्वारा हम देख रहे हैं। 1, 2, 3 और एक और जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसकी हम चर्चा करके भी आए हैं, यह भी 42वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 48A जोड़ा गया है, जिसमें क्या कहा गया है, फिर से रिपीट कर रहे हैं, याद हो गया है ना। पर्यावरण का संरक्षण करना है और वनों और वन्य जीवन की भी रक्षा हमें करनी है, ठीक है ना। तो ये 4 चीजें अनुच्छेद संविधान संशोधन 1976, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया है। फिर हम 44वें में भी देख लेते हैं। 44वें में क्या किया गया भाई, 1978 में राज्य विशिष्टता आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगी। गवर्नमेंट कोशिश कर रही है लगातार, है ना, कि सभी की जो है आय बराबर हो सके, और विभिन्न व्यवसाय में लगे हुए लोगों के समूहों के बीच प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानता को भी समाप्त करने का प्रयास करें। ये अनुच्छेद 38A है, 48 नहीं। 48A तो हम पढ़ के आए हैं, वो 42वें में है, और ये 44वें संविधान संशोधन में 38A में है। तो आय की असमानता को दूर करने का प्रयास करेगी और सबको जो है समान अवसर मिले, इसका भी प्रयास सरकारें करेंगी, ठीक है। तो 42वां और 44वां संविधान संशोधन में हम देखते हैं हमारे यहाँ कुछ न कुछ करेक्शन हुआ, संशोधन हुआ निदेशक तत्वों में, ठीक है। तो निदेशक तत्वों से इससे आगे प्रश्न नहीं बनता है ना। इतने से आपके प्रश्न पूछ लिए जाएंगे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट भी हैं, जिन्हें आपको ध्यान रखना है। 1 से 2 बार आप लोग वीडियो देख लीजिएगा, अगर बीच में डाउट रहेगा तो याद हो जाएगा क्या दिक्कत है इसमें, और प्रश्न जब आएगा DPSP से तो यहीं से बनेगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिए, कमेंट करिए कैसा लगा, और मिलते हैं वीडियो में। तब तक ले नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।